नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर कल बिहार का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में 10 नेता रहेंगे जो अलग अलग दलों के हैं। सीएम पहले ही कह चुके हैं कि देश में एक बार जातीय जनगणना जरूरी है और इससे विकास योजनाएं बेहतर तरीके से बनाई जा सकेंगी। तेईस अगस्त को जातीय जनगणना पर दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का 11 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। इन 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। इसके अलावा जेडीयू से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, बीजेपी से मंत्री जनक राम, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, वीआईपी से मुकेश सहनी, कांग्रेस से विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, भाकपा माले से महबूब आलम, एआईएमआईएम से अख्तरुल ईमान, सीपीआई विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान और सीपीएम से अजय कुमार 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है मुख्यमंत्री, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और बराबर हम लोग ये कहते रहे हैं ये हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई बिहार में ये सोच है, ये पूरे देश में सब जगह लोग इसको सोचते हैं। इसको एक बार कम से कम जरूर करना चाहिए, हम लोगों की राय है और इसी दृष्टिकोण से मिल करके हम लोग अपनी भावना रखेंगे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं को भरोसा है कि पीएम के साथ बातचीत सकारात्मक रहेगी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निवेदन पर प्रधानमंत्री कुछ न कुछ सकारात्मक निर्णय लेंगे। अब इस बार वही जो सरकार में जो लोग थे फिर इस बात को उठा रहे हैं, जातीय जनगणना हो। मगर ये वक्त जब चुनाव का वक्त है उस समय क्यों उस मुद्दे को उठाया जा रहा है भाई? और हमारी अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री पूरे बिहार की आवाज़ को सुनने का काम करेंगे और जातीय जनगणना कराएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की मांग को मानेंगे और जातीय जनगणना कराएंगे, क्योंकि सभी लोगों की एनडीए के भी कई सहयोगी दल हैं जो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधानसभा से 2 बार 2019 और 2020 में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में मांग की गई थी कि साल 2021 में होने वाली जनगणना में जातीय आंकड़े दिए जाएं। अब जबकि इस मुद्दे पर बिहार का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने वाला है, तो सभी की नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि बातचीत के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो पीएम से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो चुके हैं। शाम 7:30 बजे नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार का एक शिष्टमंडल 11 बजे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाला है और इस टीम की अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की, जहां पे नीतीश कुमार के कारकेट को आप देख सकते हैं और ये दिल्ली रवाना हो रहा है। और कल 11 बजे 11 सदस्यीय टीम की मुलाकात प्रधानमंत्री से होनी तय है और बिहार में लगातार इस मांग को तेज किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जातिगत जनगणना हो और इसी सिलसिले में कल प्रधानमंत्री से मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की, जहां पे नीतीश कुमार के कारकेट को आप देख सकते हैं और ये दिल्ली रवाना हो रहा है और कल 11 बजे 11 सदस्यीय टीम की मुलाकात प्रधानमंत्री से होनी तय है और बिहार में लगातार इस मांग को तेज किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जातिगत जनगणना हो और इसी सिलसिले में कल प्रधानमंत्री से मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुलाकात इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार ही वो पहला राज्य था जहां पे जातिगत जनगणना की मांग मुकर हुई थी और बिहार विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पारित किया गया था और जिसमें तमाम दलों की राय शामिल थी, तमाम दल की राय एक थी। और इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू सहित तमाम पार्टियां, वामपंथी पार्टियां भी शामिल है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के कारकेट की। इस वक्त आप तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
जो दिल्ली रवाना हो रहे हैं और उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। और जाहिर सी बात है ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। 11 बजे का मुलाकात के बाद क्या कुछ तस्वीर उभरती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बिहार के तमाम सियासी दल एक साथ एक मंच पे दिख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले से ही दिल्ली में मौजूद है और कल वो भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। और बाकी के जो भी नेता हैं जो इस शिष्टमंडल में शामिल है, तमाम नेता दिल्ली रवाना हो चुके हैं। तो सब सारी निगाहें टिक गई हैं कल 11 बजे के बैठक पर कि प्रधानमंत्री से जब मुलाकात होती है तो इस बैठक का लबोलुआब क्या कुछ निकलता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो जातीय जनगणना की मांग को लेकर सीएम नीतीश के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कल पीएम मोदी से मिलेंगे। तेजस्वी यादव ने गरीबों के विकास को लेकर जातीय जनगणना को बेहद जरूरी बताया। साथ ही ये भी कहा कि ये आज नहीं तो कल होकर ही रहेगा। जनगणना जो हुआ था, कास्ट सेंसस जो हुआ था 1931 में हुआ था और 1931 से पहले हर 10-10 साल पे होता रहा। किनका अनुवर्ष नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई बीमार है तो सबसे पहले इलाज करना है तो उसका बीमारी का पता करना पड़ेगा। तो जातीय जनगणना जो है बीमारी का पता करता है। समाज में कौन लोग जो हैं गरीब हैं, आर्थिक रूप से कौन सा समाज जात जो है पिछड़ा है, गरीब है, जिसको मुख्य धारा में, आखिर वो कौन लोग हैं जो ठेला चलाते हैं, कौन लोग जो है मजदूरी करते हैं, कौन जात के लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो जब तक आपको इस बीमारी का नहीं पता चलेगा तब तक आप इलाज नहीं कर सकते। तो अब जातीय जनगणना की मांग और इस मांग को लेकर कल होने वाली मुलाकात के मायने को समझते हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार जातीय जनगणना की मांग काफी पहले से करते आए हैं। जातीय जनगणना को सीएम नीतीश कुमार ने जरूरी बताया है और इसी की मांग को लेकर सीएम नीतीश ने 4 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। सीएम नीतीश के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी 13 अगस्त को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मिलने का वक्त मांगा था और सीएम नीतीश के पत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते गुरुवार को जवाब दिया था। साथ ही सीएम नीतीश कुमार को 23 अगस्त को मुलाकात को बुलाया। कल बिहार से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा और इसी मुद्दे को लेकर अमित शाह से जेडीयू सांसदों ने भी मुलाकात की थी। विधानमंडल से 2 बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है। 18 फरवरी 2019 को पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि दूसरी बार 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। अब कल इस पर बातचीत को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलेगा। अब प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ही पता चल पाएगा कि पीएम ने क्या भरोसा दिया और इस मांग को लेकर आगे क्या कुछ होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। आरजेडी के महाभारत में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। तेज प्रताप यादव ने इस बार रामधारी सिंह दिनकर की कविता को सोशल मीडिया पर शेयर कर इस लड़ाई को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। तेज प्रताप ने कविता के जरिए बड़ी चेतावनी दी है। के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम पार्टी के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। ये यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला? अपने बागी तेवर और अनोखे रंग ढंग के लिए चर्चित लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर बगावत के मूड में हैं। तेज प्रताप ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव के खिलाफ तो पहले ही मोर्चा खोल रखा है और जब तेज प्रताप को इस लड़ाई में अपने भाई तेजस्वी यादव का साथ नहीं मिला तो वे उनसे भी नाराज बताए जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता को सोशल मीडिया पर शेयर कर आरजेडी की इस अंदरूनी लड़ाई को और ज्यादा तेज कर दिया है। तेज प्रताप ने दुर्योधन को दी गई कृष्ण की चेतावनी के जरिए कड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे।
दुर्योधन वह भी ना दे सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां दुर्योधन बांध मुझे। तेज प्रताप यादव ने रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता को लोकसभा चुनाव 2019 में भी सोशल साइट पर शेयर किया था। तब तेज प्रताप अपने दो चहेतों के लिए जहानाबाद और शिवहर सीट चाह रहे थे। लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि तेज प्रताप यदि अपने कैंडिडेट नहीं उतारे होते तो जहानाबाद सीट आरजेडी के खाते में चली जाती और लोकसभा में आरजेडी का कम से कम एक सदस्य जरूर पहुंचता। 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी को खाता खोलने से रोकने वाले तेज प्रताप यादव इस नई जंग में किस किस को नुकसान पहुंचाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तेज प्रताप ने आखिर रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता क्यों लिखी, क्या वजह थी इसके पीछे, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल तेज प्रताप अब पूरी तरह से बगावती मूड में हैं। पूरी तरह से उन्होंने बगावती मूड अख्तियार कर लिया है। पहले तेज प्रताप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर हमलावर थे। उसके बाद वे तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव के खिलाफ मुखर हो गए। खुद को अपने अर्जुन यानी तेजस्वी यादव का कृष्ण बताने वाले तेज प्रताप यादव ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह की प्रसिद्ध कविता कृष्ण की चेतावनी को पोस्ट कर स्पष्ट संदेश दिया है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। कविता के माध्यम से तेज प्रताप ने अब महाभारत के युद्ध की अंतिम चेतावनी दे डाली है। तेजस्वी ने पहले जगदानंद सिंह को हिटलर बताया था, और माफ कीजिएगा, तेज प्रताप ने पहले जगदानंद सिंह को हिटलर बताया था। फिर तेज प्रताप के बयान से नाराज होकर पार्टी कार्यालय आना छोड़ चुके जगदानंद सिंह कई दिनों बाद तेजस्वी यादव से बातचीत के बाद माने और फिर वो कार्यालय आए। उन्होंने पार्टी कार्यालय आकर सबसे पहले छात्र आरजेडी के अध्यक्ष आकाश यादव को हटा दिया। छात्र आरजेडी के संरक्षक तेज प्रताप यादव ने खुद इसे अपने आप के ऊपर हमला माना, और इसके बाद जब तेज प्रताप ने फिर से जगदानंद सिंह पर हमला किया तो तेज प्रताप ने उन्हें शिशुपाल तक कह दिया, और वहीं संजय यादव को दुर्योधन करार दिया था। यही नहीं, उन्होंने तेजस्वी को भी बाढ़ के हालात में बिहार की जनता के बीच रहने की नसीहत दी थी, यानी कि बिहार से बाहर नहीं जाने को कहा था। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी साफ कहा था कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तेज प्रताप कल पार्टी ऑफिस में जनता दरबार लगाने का ऐलान भी कर चुके हैं, और वहीं महाभारत के युद्ध की चेतावनी भी दे दी है, जिससे आरजेडी के साथ लालू परिवार के लिए एक बड़ा मुसीबत कहा जा रहा है। बड़ी मुसीबत इससे खड़ी हो सकती है। ऐसे में देखना यह है कि लालू किस तरह तेज प्रताप को मनाते हैं। कई बार तेज प्रताप को लालू प्रसाद ने ही मनाया है, और तेज प्रताप भी वो कहते हैं कि अगर धरती पर वो किसी से डरते हैं तो भगवान से डरते हैं, और उनके भगवान उनके पिता हैं। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव दिल्ली पहुंचे हैं। मिसा भारती के आवास पर तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं, और तेजस्वी के जाने के बाद तेज प्रताप पहुंचे हैं। यह गौर करने वाली बात है। विवाद पर मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। बहन मिसा भारती ने तेज प्रताप को राखी बांधी है, और बहन से तेज प्रताप ने आशीर्वाद लिया है। आपको बता दें, इस वक्त लालू प्रसाद और राबड़ी देवी मिसा भारती के आवास पर ही मौजूद हैं, उन्हीं के साथ रह रहे हैं। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि जो जंग छिड़ी हुई है आरजेडी में, लालू परिवार में, वो जंग खत्म हो सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या लालू प्रसाद और मिसा भारती तेज प्रताप को समझा पाते हैं। और इसके पहले दिल्ली गए तेजस्वी यादव ने भी तेज प्रताप पर पूछे गए मीडिया के सवाल को टाल दिया। उन्होंने कहा कि आज खुशियों का त्यौहार रक्षाबंधन है। इस दिन बहन की रक्षा का भाई वादा करता है।
साथ ही उन्होंने सभी को रक्षाबंधन की बधाई भी दी। क्या तेज प्रताप जी को लेकर के लालू जी से कुछ बातचीत हुई है? आज तो रक्षाबंधन है जी, और रक्षाबंधन तो खुशियों का त्योहार है। रक्षा देने का वादा बहन को किया जाता है, भाई करता है। पूरा देश इसमें आज जो है खुशियां मना रहा है। आज बधाई आप लोगों को भी देते हैं, अब मुंह मीठा कीजिए हम लोग भी। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में गंगा समेत दूसरी नदियों का जल स्तर घट रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। सरकार और प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं, तटबंधों की मरम्मती भी की जा रही है, लेकिन कई इलाकों में लोगों को अब भी मदद का इंतजार है। घाट के सहारे मरीज को इलाज के लिए ले जाने की ये तस्वीर कटिहार की है। दरअसल प्राणपुर विधानसभा के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में नाव नहीं होने के कारण मरीज को घाट के सहारे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। क्लिनिक से आ रहे थे, बच्चा रात से सीरियस था, उसको लेके गए थे और उसी क्लिनिक से आ रहे थे। नाव देखिए ना आप लोग तो सही पहुंच गए सही टाइम में। नाव नहीं रहने के कारण आज इतना परेशानी होना पड़ा। अरे नाव अगर दे देता सीओ प्राणपुर तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता। अगर कल हो के कुछ होगा ना बच्चा को तो प्रशासन दोषी होगा। छपरा के दिघवारा अस्पताल के चारों तरफ भी बाढ़ का पानी जमा है, जिससे मरीज के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में पानी भर जाने से इमरजेंसी किसी तरह हम लोग बहाल करके रखे हुए हैं। जो चचड़ी का नाव और एक नाव से पेशेंट को सड़क पर से लाया जा रहा है और डॉक्टर और हम लोग जितने पैरामेडिकल कर्मी हैं उतने उपस्थित होकर इलाज चल रहा है। लेकिन काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर लेडीज पेशेंट को। लेडीज पेशेंट ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पर आ रही हैं और अभी एक एक्सीडेंटल पेशेंट आया है जो कि चचड़ी वाला नाव पे लाया गया है। सो तो दिक्कत है हम लोगों को, इस पर किसी पर प्रशासनिक पदाधिकारी को अभी तक ध्यान नहीं जा रहा है। बांका में चांदन नदी में आई बाढ़ की वजह से 4 प्रखंड में करीब 7 लाख लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लोग जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए ध्वस्त पड़े पुल होकर ही यात्रा करने को मजबूर है। इस पुल को तो शीघ्र बनना चाहिए। सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत थी, क्योंकि ये जिला मुख्यालय बिल्कुल कट गया है। यहाँ की समस्या इतनी खराब है कि इसकी बोला नहीं जा सकता है। हम कल इसी मार्ग से बाइक लेकर आए, 20 किलो मेरा गेहूं था, घर से पिसाई करने के लिए लाए और गिर गया रास्ते में। ना मोटरसाइकिल ऊपर चल रहा है ना नीचे चल रहा है। इतनी खतरा और समस्या है। बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, बीमार है, गाँव में घर में रह जाता है। इधर बगहा में गंडक नदी के पिपरासी तटबंध को जल संसाधन विभाग ने पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा, छपरा से संतोष कुमार, बांका से नागेंद्र के साथ बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। तो लोगों की परेशानियां अब भी बरकरार है। ऐसा क्यों है, ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नदियों का जलस्तर कम जरूर हो रहा है, लेकिन लोग अब भी परेशान हैं। लोगों की परेशानी अब भी बरकरार है। कई इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात है। नदियों का जल स्तर कम हुआ है, लेकिन जो पानी जमा हुआ था वो खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए ऐसे हालात हैं। अभी भी पानी निकलने में वक्त लगेगा, क्योंकि कई जगह पर पानी ज्यादा जमा है। अभी भी राहत शिविरों में लोग शरण लिए हुए हैं, क्योंकि उनका घर डूबा हुआ है और पशुओं के चारा को लेकर भी संकट की स्थिति है, क्योंकि तमाम खेत खलिहान जो है वो पानी से लबालब भरे हुए हैं, तमाम चीजें डूबी हुई हैं। ऐसे में उनके लिए भी चारा का व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है। सरकार की तरफ से बाढ़ राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। तमाम तरह के शिविरों में कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की चीजें व्यवस्था की गई हैं, लेकिन बावजूद इसके अब भी परेशानी बरकरार है। बढ़ेंगे आगे। बिहार समेत देश भर में भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन मनाया गया। सीएम नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन के मौके पर हर साल की तरह वृक्ष को राखी बांधी और हरियाली का संदेश दिया। सीएम ने रक्षाबंधन के मौके पर बिहार वासियों को रक्षाबंधन की बधाई भी दी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनूठे अंदाज में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। पटना में सीएम ने अपने मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मिलकर पेड़ों को राखी बांधी। इस दौरान राज्य के लोगों को उन्होंने पर्यावरण के प्रति जागरूक बनने का आह्वान भी किया। रक्षाबंधन है, इस अवसर पर आप सब लोगों को बधाई है। पहले हम लोगों ने अपने बिहार में वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू किया। नीतीश सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की महिलाओं को शानदार तोहफा भी दिया है। रक्षाबंधन के दिन लड़कियों और महिलाओं को सिटी बसों में सफर के लिए कोई किराया नहीं देना होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को सुबह 7 बजे से रात 8:30 बजे तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा के शहरी क्षेत्रों में भी रक्षाबंधन पर्व के मौके पर महिलाओं और लड़कियों से बसों में यात्री किराया नहीं लेने का निर्देश दिया गया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।